हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम, है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या था कि सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स थे, जैसे मान के चलिए कि अगर कहीं पे m1 मास है, कहीं पे m2 है, कहीं पे m3 है, और इन सब का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर है। जैसे ये ओरिजिन हो गया, तो ये r1 m1 का पोजीशन वेक्टर है, r2 m2 का पोजीशन वेक्टर है, r3 m3 का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो हर मास को, मतलब 3 मैंने लिखा है, पर मान के चलो कि 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी मासेज हैं उन सभी मासेस को आपको करना क्या है कि उसके पोजीशन वेक्टर से गुना करना है। तो जो मास और पोजीशन का प्रोडक्ट आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, है ना। और ऐसे ही अगर और भी हैं तो उनको भी आप ले लीजिए, सभी को ले लीजिए, और फिर इसमें इस सम में आप डिवाइड कर दीजिए टोटल मास से, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ऐसा करने से क्या मिलता है? तो ऐसा करने से हमको मिल जाता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। ठीक है, तो ये कहानी थी डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट सिस्टम हो अगर हमारे पास, मतलब पार्टिकल्स वहाँ अलग अलग हैं, पृथक हैं, दिख रहे हैं कि हाँ भाई ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है, आप वहाँ काउंटिंग कर सकते हो कि कितने हैं। तो उस केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, हर पार्टिकल को उसके पोजीशन से गुना करते हैं, फिर मास और पोजीशन का जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ते हैं और उसमें टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मिल जाता है। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर कंटीनम हुआ, मान लीजिए डिस्क्रीट नहीं हुआ, आपका कंटीनम हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि ये भारी भरकम सा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई पत्थर है या फिर कोई भी एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। अब बताइए इसमें क्या पार्टिकल गिन सकते हो कि कौन है क्या है? कोई भी 2 पार्टिकल आप पकड़ोगे ना तो पता चलेगा कि उसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल आ गए, है ना। तो आप 2 पार्टिकल में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। और यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो वो भी इनफाइनाइट है ना। तो आप किसी कंटीनम को क्या समझोगे कि ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, और अगर आपको इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए तो करना तो यही होगा, हर पार्टिकल के पोजीशन को उसके मास से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो प्रोडक्ट आते जाएंगे उन सबको जोड़ना है, फिर उस जोड़ को टोटल मास से डिवाइड करना है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करने के लिए तो करना तो यही काम पड़ेगा, पर यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर ना हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। ठीक है, उसके लिए करेंगे क्या कि कोई भी आर्बिटरी सा पार्टिकल पकड़ लेंगे, जैसे किसी आर्बिटरी से पॉइंट पे गया P, तो वहाँ पे जाके मुझे एक छोटा सा पार्टिकल मिल गया, और इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होगा, x, y, z, ऐसा कुछ, है ना। इसका कुछ ना कुछ मास होगा। और रही बात पोजीशन वेक्टर की, तो इसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर भी होगा। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेट x, y, z है तो आप समझ सकते हो कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अगर हम पोजीशन वेक्टर को लिखना भी चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ओके, तो मैंने क्या किया, एक आर्बिटरी सा पॉइंट ले लिया, ठीक है, उस पर जो पार्टिकल था मैंने उसको पकड़ा, उसका मास dm है। मैं क्या करूंगा, मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जब मैं मास को पोजीशन से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या आ गया, r/dm। ठीक है, अब जैसा मैं इसके साथ कर रहा हूं मुझे सबके साथ करना है, और फिर जो आएगा प्रोडक्ट, ठीक है, उसको जोड़ना है। समझ रहे हो ना कि जो काम मैंने इस पार्टिकल के साथ किया, अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, तो हर पार्टिकल के साथ वही काम करना है कि उसके मास में उसके पोजीशन से गुना करना है और जोड़ना है। ठीक है,
तो अब वो ऐड कैसे होगा, तो उसके लिए तरीका है कि आप इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, आर्बिट्ररी सा पार्टिकल पकड़ो, उसका मास देखो, उसका पोजीशन देखो, गुना करो, फिर ये मास पोजीशन का जो प्रोडक्ट आया आप इसको इंटीग्रेट करो। जब इंटीग्रेट करोगे ना तो ये इंटीग्रेशन क्या करेगा, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके मास और पोजीशन के प्रोडक्ट को ऐड करके आपको बता देगा। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ समेशन। ओके, तो ये हो गया मास पोजीशन का प्रोडक्ट का सम। अब इसमें क्या करना है, टोटल मास से डिवाइड करना है। तो टोटल मास मतलब समझ रहे हो, हर मास जितने पार्टिकल हैं उन सबके मास का सम। तो करना क्या है, सम कैसे निकलेगा, आर्बिट्ररी सा पार्टिकल पकड़ो, उसका मास लो और उसको इंटीग्रेट करो। वो क्या करेगा, सबके मास को ऐड करके बता देगा। ये तरीका होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंटीग्रेशन से किसी चीज को जोड़ना है तो ये तरीका है कि किसी भी आर्बिट्ररी सा पॉइंट या पार्टिकल को पकड़ो और फिर उस पॉइंट पे आपको जो चीज, मतलब जिस चीज को भी जोड़ना है उस पॉइंट पे आप उस चीज को उस चीज को कैलकुलेट कीजिए और फिर उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। वो इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली सबको ऐड करके आपको बता देगा कि भैया क्या सम आ रहा है। तो वही काम किया मैंने, एक आर्बिट्ररी सा पॉइंट पकड़ा, उस पर देखा क्या मास है, फिर उसका पोजीशन दिया, दोनों को गुना किया और इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली सबको ऐड करके बता देगा। इसमें लिमिट भी लगी होगी, है ना, जैसे अलग अलग शेप का ऑब्जेक्ट होगा तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि मुझे क्या लिमिट लेंगे कि पूरा का पूरा पार्टिकल कवर हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो खैर ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है, किसका, सेंटर ऑफ मास का, कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का, कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन आर डी एम बट्टा इंटीग्रेशन डी एम। आर क्या है, किसी आर्बिट्ररी से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, डीएम क्या है, उस पार्टिकल का मास। ठीक है, ये असल में इंटीग्रेशन आर डीएम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के मास और पोजीशन के प्रोडक्ट के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन डीएम, तो जितने भी पार्टिकल हैं उनके मास के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ समेशन, इंटीग्रेशन समेशन का प्रोसेस है, सम करके दे रहा है कि भैया ये रहा आपका। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैंने सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स वगैरह फाइंड करने, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स वगैरह चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या, वाई कोऑर्डिनेट क्या, जेड कोऑर्डिनेट क्या, तो उसके लिए भी वही तरीका है। ठीक है, कि अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर ऑफ मास का, तो फिर कोई आर्बिट्ररी सा पार्टिकल पकड़ो, उस आर्बिट्ररी से पार्टिकल के मास को उसके पोजीशन से, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट से गुना करो, फिर जो आया उसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करोगे तो हर पार्टिकल का मास और एक्स कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा और इस प्रोडक्ट का सम मिल जाएगा, सॉरी। ठीक है, और फिर बट्टा कर दो इंटीग्रेशन डीएम, है ना। मतलब एक्सएम का क्या फॉर्मूला हुआ, इंटीग्रेशन एक्स डीएम बट्टा इंटीग्रेशन डीएम। अब उसी तरह से आपको अगर वाई सीएम चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो फिर फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन वाई डीएम बट्टा इंटीग्रेशन डीएम। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या फॉर्मूला होगा, इंटीग्रेशन जेड डीएम बट्टा इंटीग्रेशन डीएम। जेड क्या है, आर्बिट्ररी पार्टिकल का जेड कोऑर्डिनेट, डीएम क्या है, उसका मास। इंटीग्रल जेड डीएम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास और जेड कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट के सम को। और इंटीग्रेशन डीएम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर पार्टिकल के मास के सम को, है ना, यानी ये टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो खैर अब आपके सामने फॉर्मूला आ गया। अगर आपको पोजीशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको पोजीशन चाहिए सेंटर ऑफ मास का, तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन आर डीएम बट्टा इंटीग्रेशन डीएम। अगर आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला है एक्स सी एम बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी एम बट्टा इंटीग्रेशन डी एम, वाई सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एम बट्टा इंटीग्रेशन डी एम एंड जेड सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड डी एम बट्टा इंटीग्रेशन डी एम। ओके, तो अब हम लोग एक
एग्जाम्पल लेकर के, है ना, एग्जाम्पल लेकर के सेंटर, एक कंटिन्यूम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं, तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ कैसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाला जाता है। तो कंटिन्यूम में इस बार अभी जो हम लोग ले रहे हैं ना वो एक रड ले रहे हैं। ओके, तो हम लोग फाइंड क्या करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रड। ठीक है, यूनिफॉर्म रड का मतलब हुआ कि रड में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान है ना, सेम लेंथ अगर कट करेंगे, वो लेंथ चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर सेम लेंथ कट करेंगे तो सेम मास मिलेगा, है ना। तो वो हुआ कि यूनिफॉर्म रड हो गया। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रड। ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास एक रड है इतना लंबा सा, ठीक है। अब मैं इसको जानबूझ के मोटा ताजा दिखा रहा हूँ, ठीक है, पर आप मानिए कि ये रड है और ये यूनिफॉर्म रड है, ठीक है। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि अगर सारे मासेज एक लाइन पे हो तो सेंटर ऑफ मास भी उसी लाइन पे लाई करता है, सारे मासेज अगर प्लेन में हो तो सेंटर ऑफ मास उसी प्लेन में लाई करेगा, सारे मासेज अगर किसी वॉल्यूम के अंदर है तो सेंटर ऑफ मास भी उसी वॉल्यूम के अंदर कहीं पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रड जो है वो एक लाइन पे है ना। आप मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन है और आप यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो आपको ये जो लाइन मिल रही है दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, मतलब सारा मास आपका एक्स एक्सिस पे आ गया। तो 100% सेंटर ऑफ मास भी इसी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ आपको सेंटर ऑफ मास का कोई वाई या जेड कोऑर्डिनेट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो तरीका क्या है कि किसी आर्बिटरी से पार्टिकल को पकड़ना है। देखो ये जो रड है ना, आप इस रड को समझ सकते हो कि दिस इज मेड अप ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दो और ये टुकड़े की जो संख्या है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है इसका मतलब ये जो लेंथ छोटा छोटा आ रहा है ना, ये बहुत ही छोटा लेंथ है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है कि इसी में से किसी आर्बिटरी से पार्टिकल को पकड़ना है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से x पे जाके एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ छोटा छोटा लेंथ जरूर होगा। तो वो लेंथ क्या होगा, तो एक एंड से दूसरे एंड जाओगे तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट में एक चेंज आपको देखने को मिलेगा एंड दैट चेंज रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ दिस पार्टिकल। ओके, तो इसका जो लेंथ है उसको हम dx कह दे रहे हैं। अब इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, समझ रहे हो ना। देखो, जब आप इसको कट करके हटाओगे तो कहीं ना कहीं लेंथ तो चेंज होगा, लेंथ में कमी आपको देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब इसके पास लेंथ है। कहीं ना कहीं आपको इसमें मास में कमी देखने को मिलेगी, इसका मतलब इसके पास मास भी है ना। तो इसके मास को हम लोग मान लेते हैं dm। ओके, तो ये जो आर्बिटरी सा पार्टिकल है इसको आप एलिमेंट्री पार्टिकल बोलो, जिससे कि मिलकर के ये रड्स बना हुआ है। तो इसके मास को मैंने dm मान लिया, इसके लेंथ को मैंने dx मान लिया, ठीक है। तो अब dm और dx में क्या रिलेशन है, तो आपने पढ़ रखा है dm बराबर लैम्डा इंटू dx, है ना। अगर आपने पिछला क्लास किया है, उसके वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा ये रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया था। यहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वो है लीनियर मास डेंसिटी, है ना, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ, नहीं नॉट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम कहलाएगा वॉल्यूम मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया कहलाएगा एरियल मास डेंसिटी। तो यहाँ लैम्डा जो है ना वो लीनियर मास डेंसिटी है, दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ। ओके, मतलब यूनिट लेंथ का मास। अब यूनिट लेंथ का मास निकालने का तरीका क्या है, तो मान लीजिए कि अगर ये रड है, ये लेंथ अगर इसका l है, टोटल मास अगर इसका m है, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी सीधा सीधा निकल जाएगी m/l, है ना। यूनिफॉर्म रड के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करके लैम्डा की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यहां हमने लैम्डा निकाल लिया। लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट लेंथ के मास को। तो यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, तो dx लेंथ का मास कितना होना चाहिए, लैम्डा इंटू dx, है ना।
तो dm बराबर वही लिखा हुआ है लैम्डा इंटू dx। तो चलिए लैम्डा की वैल्यू जो है वह यहाँ पर डाल दीजिए, तो आपको dm बराबर निकल के आ जाएगा m/l dx। ओके, तो हमने dm निकाल लिया। अब चलो, हमारे पास इस आर्बिट्ररी से पार्टिकल का मास है, पोजीशन है, तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों को गुना करके इंटीग्रेट करेंगे और फिर डिवाइड टोटल मास। ओके, तो फट से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। xcm बराबर क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन xdm बट्टा इंटीग्रेशन dm, है ना। आर्बिट्ररी पार्टिकल का मास गुना उसका x कोऑर्डिनेट। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो उससे क्या होगा, इस तरह के प्रोडक्ट का सम निकल जाएगा और बट्टा इंटीग्रेशन dm मतलब मास का सम। तो चलिए सबकी वैल्यूज तो हमारे पास हैं ही, बस डाल देते हैं, है ना। तो x की वैल्यू x है और dm की वैल्यू हमने निकाल रखी है m/l dx बट्टा इंटीग्रेशन m/l dx। अब देखिए यहाँ पर ना आपको इंटीग्रेशन की लिमिट भी डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिमिट क्या होगा आप सोचो, तो आपको इंटीग्रेट करना है इस एंड से लेके इस एंड तक। अगर इस एंड का नाम मैं a दे देता हूं तो हमें o से a इंटीग्रेट करना है ना। अगर हम o पे जाएंगे तो हमें जो पार्टिकल मिलेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे x कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा, है ना। और जब लास्ट में पहुंचेंगे, आखिरी वाला पार्टिकल को पकड़ेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट l हो जाएगा, बिकॉज ये जो लेंथ है वो l है ना। तो अगर मैं x को 0 से l वेरी कराऊं तो फिर मुझे जितने पार्टिकल्स हैं इस रड में वो सारे मिल जा रहे हैं, है ना। तो हमारे इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 से l। ओके, तो हमारे इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l, है ना। ये बताना पड़ेगा ना कि कहां से कहां तक जोड़ना है। ओके, समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, देखो यहां पर x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो अगर मैं x इक्वल टू 0 नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, मैं सीधा 0 से l लिख दूंगा, ठीक है, तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि x की ही लिमिट है। यहाँ इंटीग्रेशन जो लिखा था वो dm करके लिखा, dm मतलब m के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 से l लिख देता ना तो सामने वाला समझता है कि m की वैल्यू 0 से l वेरी कर रही है, जबकि रियल में तो x की वैल्यू 0 से l वेरी कर रही है ना। तो इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ा, पर यहाँ मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो 0 से l लिख दूंगा तो कोई भी बंदा यही समझ जाएगा कि भैया x बराबर 0 से x बराबर l, मतलब ये x की लिमिट है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ m/l क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इनको इंटीग्रेशन साइन से बाहर किया जा सकता है, और जब आप इसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर करोगे तो m/l आपका यहाँ बाहर हो गया, ये बचा 0 से l x dx, और नीचे भी m/l आपका बाहर हो गया, ठीक है, तो ये बच गया 0 से l dx। ओके, तो ये m/l तो भैया कट गया ना, नहीं खत्म हो गया। तो अब क्या हुआ, अब सीधा सीधा बचा 0 से l x dx बट्टा 0 से l आपका dx। तो xcm का जो वैल्यू आ रहा है मुझे, क्या आ रहा है, 0 से l x dx बट्टा 0 से l dx। अब इंटीग्रेशन आपको आती है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में x²/2, पावर में एक जोड़ते हैं और नए पावर से डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ 1 है तो 1 में एक जोड़ दिया 2, यहाँ पावर 2 है, डिवाइड कर दिया। लिमिट कितनी है भैया, 0 से l। यहाँ इंटीग्रेशन dx है तो इसकी वैल्यू x हो जाएगी, और लिमिट इसका है 0 से l। तो करना क्या होता है, एक बार अपर लिमिट पुट करना होता है, फिर घटाओ लोअर लिमिट। तो एक बार l पुट करेंगे तो ये आ जाएगा l²/2 माइनस 0 पुट करेंगे x के जगह पर तो फिर ये 0, फिर एक बार x की जगह पर l, x की लिमिट है ना तो x की जगह पर पुट होगा, तो x की जगह पर l रखेंगे तो ये l घटाओ 0। अब देखिए आ क्या गया, ये आ गया आपका l²/2/l, है ना, l²/2 बट्टा l। तो उससे क्या होगा, ये जो l है ये स्क्वायर को खा जाएगा, है ना। तो सीधा सीधा क्या आ गया हमारे पास, l/2, है ना।
एक्सियम L/2 है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट L/2 है। अब इसे आपको कुछ समझ में आ रहा है? L/2 होने का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक बीच में, है ना, मतलब इस रड का सेंटर ऑफ मास हमें कहीं ठीक बीच में मिलने वाला है, जहां एक्स कोऑर्डिनेट L/2 है। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो अब इस चीज को चाहो तो आप याद भी रख सकते हो कि अगर रड यूनिफॉर्म है, एक समान लेंथ है, तो सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ मिलने वाला है? ठीक बीच में, है ना। तो अगर कभी रड वर्ड दिख जाए कहीं पे और उसको हटाना है, उसको रिप्लेस करना है, तो हम उस रड को हटा के उसके जगह एक छोटा सा पार्टिकल नहीं रख सकते हैं। मतलब हम इस पूरे रड को रड नहीं समझ के एक छोटा पार्टिकल समझ सकते हैं कि वो पार्टिकल कहाँ है, वो यहाँ है ना, और मास उतना ही है जितना रड का है। समझ रहे? ऐसा करते हैं ना, एक बड़े से सिस्टम को रिप्लेस करके एक छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं। मतलब एक बड़े से सिस्टम को एक छोटे से पॉइंट से रिप्लेस किया जा सकता है, नहीं, जहाँ पे उस पॉइंट का मास जो है, उस छोटे से पार्टिकल का जो मास है, वो इस सिस्टम के मास के ही बराबर होगा और उसका पोजीशन सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसके आगे और भी तरह तरह के जो फिगर्स हैं, नहीं, जो जैसे कि डिस्क हुआ, रिंग हुआ, स्फीयर हुआ, तो इन सब का सेंटर ऑफ मास हम लोग एक एक करके फाइंड करेंगे। ओके।